नमस्ते दोस्तों। हम पहले जैसे कि संस्कृत ग्रामर की हम बात कर रहे थे और संस्कृत ग्रामर में हमने 2 से 3 टॉपिक हम कर चुके हैं जो कंटिन्यू है हमारे। एक तो हम शब्द रूप पढ़ रहे हैं जिसका एक वीडियो आपके सामने ऑलरेडी डला हुआ है, और हम कारक प्रकरण जैसे कि आप देख रहे हो तो कारक प्रकरण में हम 2 टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं, कर्ता कारक का और कर्म कारक का। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। आज हम बात करते हैं नंबर 3 की। 3rd लेसन में हम पढ़ते हैं आज कर्ण कारक कि कर्ण कारक में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। कर्ण कारक जहाँ पे होगा वहाँ पे तृतीय विभक्ति होती है। इस तृतीय विभक्ति में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके विशेष नियम होते हैं कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कौन कौन से शब्द आएंगे तब हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे, इनके साथ में हमें करना है। और यदि संस्कृत ग्रामर में संस्कृत में पढ़नी है तो एक कारक प्रकरण विशेष इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझे संस्कृत ग्रामर का ये आधार है, इसके बिना हम संस्कृत को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज हम देखते हैं कर्ण कारक। तो सबसे पहले कर्ण कारक कहते किसे हैं, परिभाषा। तो पहले मैं आपको कारक चिन्ह ऑलरेडी बता चुका हूँ। कारक चिन्ह क्या होते हैं तो अपन ने सीखा था, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से का मतलब होता है किसके द्वारा, जैसे मेरे द्वारा, मेरे द्वारा। तो से का मतलब होता है साधन। इसी साधन का जब प्रयोग किया जाता है तो उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। तो जहाँ पे भी साधन शब्द आएगा वहाँ पे हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो कार्य के द्वारा जब कार्य, किसी भी साधन के द्वारा जब कार्य किया जाता है तो उसे कर्ण कारक कहते हैं। मतलब किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य की सिद्धि के लिए जो सबसे ज़्यादा सहायक होता है वही करण है, वही साधन है। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं हम, किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है वही करण, करण की जगह आप लिख सकते हैं साधन कहलाता। जहां पे जिसको करने के लिए, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है उसे ही कर्ण कारक कहते हैं। जैसे कि राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है। इस वाक्य को देखेंगे तो सबका राम एक कर्ता है, लिखना एक क्रिया है। इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन लिखने में सबसे ज़्यादा सहायक क्या है, सबसे ज़्यादा उपयोगिता किसकी है, कलम की। सबसे ज़्यादा उपयोगिता है यहाँ पे कलम की। तो हम ये कह सकते हैं कि कलम यहाँ पे क्या है, एक साधन। साधन इट मीन्स ये है आपका करण। तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग कलम में किया जाएगा क्योंकि ये आपका कर्ण कारक है। तो यहाँ पे हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। इस तरह वाक्य में जहाँ पे हमें देखने को मिले कि राम कलम से लिखता है, मोहन बस से जाता है, मतलब जहाँ पे भी साधन, मतलब कार्य की सिद्धि में जो सबसे ज़्यादा उपयोगी वस्तु होती है वही कर्ण कहलाती है। तो रामः, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, रामः कलम को तृतीय विभक्ति में लिखेंगे कलमेन। जैसे राम को रामेण लिखते थे, कलम को कलमेन लिखती, राम कलमेन लिखती। इस तरह हम इस वाक्य को बना सकते हैं। इसी तरह कोई भी वाक्य हम देख सकते हैं। जैसे कोई भी इसमें हम एक काम और कर सकते हैं कि हम इन्हें यदि सूत्र के द्वारा देखते हैं तो इसे आप साथ के साथ राइट करते हुए भी चलें ताकि आपको बाद में पढ़ने में कहीं पे असुविधा नहीं हो किसी प्रकार की। मोहन गेंद से खेलता है, ये एक वाक्य। अब इसे आप देखेंगे तो मोहन तो करता है, खेलना एक क्रिया है। किससे खेलता है, गेंद से। किससे, गेंद से। तो गेंद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, साधन, करण हो जाएगा गेंद। इट मीन्स
गेंद से खेलता है तो हम क्या कहेंगे इसे, ये आपका क्या है, साधन है, आपका करण है। तो इसमें आपके तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो वाक्य बन जाएगा मोहन गेंद को बोलते हैं कंदूक, तो कंदूकेन कंदूकेन क्रीडति, खेलना का मतलब होता है क्रीडति, ये आपका वाक्य बन गया। इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको कारक प्रकरण का ज्ञान हो। आइए इसी का हम दूसरा नियम देखते हैं कि यह तो पहला नियम है साधकतम करण। साकम सार्धम समम, सार्धम और समम, ये चार शब्द आपके सामने हैं। इन चारों शब्दों के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। कैसे? इन चारों का मतलब होता है साथ में, इन चारों शब्दों का अर्थ होता है साथ में। इन चारों शब्दों का अर्थ एक ही है, सह आए तब भी साथ में, साकम आए तब भी साथ में, सार्धम आए तब भी साथ में, समम आए तब भी साथ में, अर्थात जिसके भी साथ में। जैसे राम के साथ सीता वन जाती है, राम के साथ सीता वन जाती है, जिसके भी साथ, किसके साथ जाती है सीता, राम के साथ। तो राम क्या हो जाएगा आपका करण कारक, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, रामेण सह सीता वनम गच्छति, यह आपका वाक्य बन जाएगा। तो इन चारों शब्दों के योग में इसमें आप लिख लें एक बार, इन चारों शब्दों के योग में जो अप्रधान कर्ता होता है, अप्रधान कर्ता होता है, उसमें तृतीय विभक्ति होती है, उसमें करण कारक होता है, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। इन शब्दों के योग में जो अप्रधान होता है, इनका अर्थ होता है साथ में। जैसे हम कुछ वाक्य देख लेते हैं, उदाहरण से और ज्यादा समझ में आएगा। वह मित्र के साथ जाता है, हमारा वाक्य है वह मित्र के साथ जाता है। तो अब इसी को हम बनाने की बात करते हैं, तो वह को बोलते हैं सह। पहले समझ ले, वह मित्र के साथ जाता है। जाता कौन है? वह किसके साथ जा रहा है? मित्र के साथ। तो जहां पर भी हमें अप्रधान कर्ता मिलता है, अप्रधान मतलब जो कार्य नहीं कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है यहाँ पे? वह, लेकिन अप्रधान मित्र यहाँ पे केवल उसके साथ जा रहा है, तो उसमें ही आपका क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति करण कारक होगा। तृतीय विभक्ति सह, तो मित्रेण, तृतीय विभक्ति का प्रयोग इसमें होगा, मित्रेण सह गच्छति, सह मित्रेण सह गच्छति। इसी प्रकार दूसरा वाक्य हम देख सकते हैं, कोई भी दूसरा वाक्य हम देख सकते हैं। जैसे सीता राम के साथ वन जाती है। इसमें हमें ध्यान देना है, बस सात शब्द का प्रयोग होना जरूरी है, क्योंकि जहां पर भी सात का प्रयोग होगा उनके लिए इस भाषा में दो वर्ड हैं, सह, साकम, सार्धम, समम, उसके द्वारा हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सीता किसके साथ जाती है? यहाँ राम। तो राम कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन अप्रधान करता है, राम के साथ जाती है। तो सीता रामेण, तृतीय विभक्ति में क्या बन जाएगा? रामेण सह सार्धम समम, कुछ भी हम लिख सकते हैं, सह वनम गच्छति, वनम गच्छति, इस तरह हो सकता है। तो पहला नियम था हमारा सह, साकम, सार्धम, समम के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति
होती है। इसके बाद में एक लास्ट नियम इसमें और है, उसे हम और देख रहे हैं, इसे आप राइट कर लें एक बार अपनी नोटबुक में, ताकि ये आगे पढ़ने में आपको सुविधा हो। ठीक है, दूसरे नियम पे हम आते हैं आगे। साथ के साथ अंग विकार, यहाँ एडिंग डालने आप अंग विकार। शरीर के जिस किसी भी अंग में विकार उत्पन्न हो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। इसका मतलब क्या है, एक बार समझ ले। अंग विकार, जिस भी, जैसे वह नेत्र से काना, वह कानों से बहरा, वो पैर से लंगड़ा है। इट मीन्स जिस भी अंग में अंग विकार हो जाए, वही, जैसे वह आंख से काना है, वह आंख से काना है, वह आंख से काना है। तो क्या हो जाएगा, किससे है, आंख से। कौन से अंग में विकार उत्पन्न हो रहा है, आंख से। तो सह नेत्रेण, सह नेत्रेण काण अस्ति, काण अस्ति। जैसे वो पैर से लंगड़ा है, तो लिख दो वह पैर से लंगड़ा है। सह, सह, इसे सह पैर से बोलते हैं पाद, तो पादेन लंगड़ा से बोलते हैं खंज है। स पादेन खंज अस्ति, वो पैर से लंगड़ा। इस तरह जिस भी, जैसे वो कान से बह रहा है, किसी भी तरह का वाक्य आ जाए जिसमें भी अंग विकार होता है, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो करण कारक हमने पढ़ा, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। 3 मोस्ट इंपोर्टेंट इसके नियम है। सबसे पहले साधन तक करण, जहाँ साधन का प्रयोग किया जाए कार्य की सिद्धि में जो सबसे ज़्यादा सहायक हो, जैसे वो कलम से लिखता है, बस से जाता है, गेंद से खेलता है, मतलब कोई भी साधन हो वहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा हमने देखा सह साकम सार्धम समम, इट मीन सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है अप्रधान कर्ता, मतलब मुख्य कर्ता में नहीं, जो काम कर रहा है उसमें नहीं, जो अन्य कर्ता है। जैसे सीता राम के साथ बन जाती है, जाति सीता है लेकिन किसके साथ जा रही है, राम के, तो रामेण सह वनम गच्छति। उसी तरह जैसे वो मित्र के साथ जाता है, सह मित्रेण सह गच्छति। तीसरा नियम हमने देखा कि अंग विकार, जिस भी अंग में अंग विकार होता है वो उसी में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे वह आंख से काणा स नेत्रेण काण अस्ति, वह पैर से लंगड़ा स पादेन खंज अस्ति। इस तरह हम शब्दों को देखकर और तृतीय विभक्ति करण कारक का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे संप्रदान कारक। तब तक आप इसे देखिए, अपनी नोटबुक में राइट कीजिए और इसे लर्न करने की कोशिश कीजिए। और कहीं पे भी यदि समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे तो उसको वापस रिवाइज करें। ओके, थैंक यू।